I'm alive. I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Oh my God! Get cover! Get everywhere! Move! Get down! Close! America, death to Israel, and it delivers death to its own people. Leadership is gone. Their leaders are gone. They pick new leaders, they're gone. They pick new leaders, they're gone. नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 28 फरवरी से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग अब सिर्फ 3 देशों या खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युद्ध दुनिया के लिए एक सबसे बड़े संकट के रूप में उभर चुका है। दुनिया इस युद्ध का असर अब देखने लगी है। इस युद्ध की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 3 सप्ताह के इस युद्ध में खाड़ी देशों में खलबली मच गई। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई, लेकिन इस मौत ने ईरान को मानसिक रूप से तोड़ने के बजाय और ज्यादा मजबूत इरादों के साथ युद्ध के मैदान में उतार दिया। और ऐसा लग रहा है कि युद्ध में घायल ईरान के दिल में इंतकाम की आग धधक रही है, और यह आग इतनी आसानी से बुझने वाली भी नहीं है। ईरान ने मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी कि ईरान के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई। जैसे ही इस खबर ने खाड़ी देशों के बाहर कदम रखा, उसके बाद तुरंत आनन फानन में नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जिंदा होने का सबूत दिया। ईरान की तरफ से खाड़ी के लगभग सभी देशों पर मिसाइल हमलों में अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ चुका है कि इजराइल ने ईरान के तेल और गैस क्षेत्र साउथ पार्स पर जो हमला किया, उसके बारे में अमेरिका को जानकारी नहीं थी। यह बयान यूं ही नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे ईरान की तरफ से खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तो हमला हो ही रहा था, उसने उन देशों के ऐसे तेल और गैस के ठिकानों को भी निशाना बना लिया जिस पर दरअसल अमेरिका डिपेंड करता है, जहां से उसकी अर्थव्यवस्था को बल मिलता है या जिस जगह पर उसकी अपनी एक पकड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर भड़ास निकाली है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रही जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा सुरक्षित खोलने के लिए वॉरशिप भेजी जाए, लेकिन ज्यादातर देशों ने मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र हैं, हमारी मिलिट्री सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिलहाल युद्ध काफी भीषण होता जा रहा है। अब यह युद्ध पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की तरफ पूरी दुनिया को ढकेल रहा है। भारत में गैस की किल्लत के साथ साथ कई औद्योगिक इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। कच्चे तेल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जो कच्चा तेल एक समय 70-80 रुपए प्रति बैरल तक हुआ करता था डॉलर्स में, आज उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। फिलहाल अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो आने वाले दिनों में ईंधन की कमी के कारण बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा और इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से यह युद्ध बढ़ता जा रहा है, उस युद्ध का किस तरीके का और कब तक परिणाम निकल सकता है। जिस तरीके से तेल और गैस के ठिकाने निशाने पर लिए जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में जो ऊर्जा जरूरतें हैं दुनिया भर की, भारत की नहीं दुनिया भर की, वो कैसे पूरी होंगी। पर्ल हार्बर का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में क्यों किया है, इसके क्या मायने हैं, इसके साथ साथ क्या दुनिया एक ऐसे शासक को देख रही है जो अपने एरा का, जो अपने युग का सबसे बड़ा सनकी है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान।
ये ध्यान में है, दुनिया के चिंतकों के ध्यान में ये बात आती है। नहीं तो चले हुए युद्ध में बार बार देशों से आवाज उठ रही कि इसको समाप्त भारत ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के इस प्रवृत्ति का ज्ञान उनको है और इसलिए ये काम होना है। ये काम होना है तो पहले हमको तैयार होना पड़ेगा। उस तैयारी का काम अनेक संगठनों के माध्यम से जो चल रहा है, उसमें धर्म जगत की सक्रियता, धर्म का आचरण और धर्माचरण करने वालों के पीछे एक शक्ति का निर्माण। तो बड़ी भयावह समस्या है। उसी बीच क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। $114 प्रति बैरल क्रूड क्रॉस कर रहा है। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस रूस से हम 40% अपना क्रूड दुनिया में सबसे सस्ते लेवल पर ले रहे थे, $12-15 डिस्काउंट पर ले रहे थे, आज वही क्रूड अमेरिका ने हमें जो 30 दिन की मोहलत दी है हमारी संप्रभुता का मखौल उड़ाते हुए, वो हम अब बड़े बड़े प्रीमियम देकर खरीद रहे हैं, ज्यादा महंगे दाम पर खरीद रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है और शशि जी का जब कल एक अंग्रेजी दैनिक में आया, उसी दैनिक में मैंने रिस्पॉन्ड किया और मेरा मानना है कि भारत की जो एक डिप्लोमेसी की नैतिक विरासत है, हर कदम उसके अनुरूप होना चाहिए। मैंने उदाहरण देके बताया है, स्वेज का, एपिथेट का और हाल तक कई और मसलों का, और उसके आधार पर मैंने कहा कि उनके पोजीशन से सहमत नहीं हुआ जा सकता। हरमुज स्ट्रेट से जहां तमाम तेल टैंकर्स रुके हुए हैं, भारत के गैस टैंकर, तेल टैंकर ये आ रहे, तो भारत की नीति जो है वो हमेशा शांति की रही है। और ऐसी स्थिति में जो भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है, तटस्थ रह करके एक शांति की कामना करना, शांति स्थापित करने का प्रयास करना, वो सराहनीय है। यही नीति आज के समय में उचित है, जिसका पालन हो रहा है। कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ चिंता जाहिर की है, अभी उनकी आंख खुली है, लेकिन चिंता नहीं, आप उसमें सक्रिय हो जाइए ये युद्ध रोकने के लिए। ईरान में विध्वंस हो गया है, इजराइल पूरा जल रहा है, आसपास खाड़ी देशों में भी धुआं हो रहा है रिफाइनरीज का। तो हम क्या करेंगे? भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। हम बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, आप विश्व गुरु है, तो आप सिर्फ चिंता व्यक्त करके क्या करोगे? हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर अजिताभ जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, सुभाष ओझा जी हैं, आरएसएस के विचारक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस युद्ध के शुरू होने के बाद अब 3 हफ्ते के बाद यह चर्चा हो रही है कि यह युद्ध रुकेगा कब और इसको रोकने में क्या भारत की कोई भूमिका हो सकती है। भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संघ प्रमुख की तरफ से चूंकि एक ये बयान आया है, इसलिए आज इस चर्चा की शुरुआत संघ प्रमुख के इसी बयान से। मैं आपसे जानना चाहूंगा सुभाष जी कि जब मोहन भागवत ये बात कह रहे थे कि इस युद्ध को रोकने के लिए भारत का प्रयास होना चाहिए और सार्थक प्रयास होना चाहिए, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या इस तरीके का कोई इंडिकेशन है? क्या इस तरीके का कोई माहौल बनाने की प्रक्रिया है? वैश्विक आवश्यकता तो यह है कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए, लेकिन भारत के भीतर अपनी तरह से एक सामंजस्य बनाना पड़ता है, एक कंसेंसस भारत के अंदर तैयार करनी पड़ती है। तो क्या उसकी शुरुआत मोहन भागवत ने की है? जी, परम पूजनीय भागवत जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट और साफ तरीके से कहा कि दुनिया वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और जब भी ऐसे संघर्ष होते हैं तो उसमें कोई अपेक्षित ऐसा परिणाम नहीं आने वाला है कि हार और जीत के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता किसी को। ऐसा पीछे भी देखा गया, अफगानिस्तान के युद्ध को भी देखा गया, वियतनाम के युद्ध को देखा गया। तो युद्धों का इतिहास जो रहा है उससे यह सबक लेना चाहिए, पूरी दुनिया को भी लेना चाहिए। उसी के संदर्भ में
माननीय भागवत जी ने इस बात को रखा कि इस वर्चस्व में हम दूसरों के संसाधन का दुरुपयोग करने के लिए कब्जे की वृत्ति में होंगे, और भारत ने कभी भी किसी दुनिया के किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बताता है और कहता है कि अपनी पहचान के साथ हम सबके साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के सौहार्दपूर्ण वातावरण में सहयोग की भावना के साथ काम करें। लेकिन दुनिया के जो देश हैं जिनमें मैं ही रहूं, ही और भी, दो तरह की संस्कृति है। यूरोपियन मॉडल की जो संस्कृति है, पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है, वो ही संस्कृति से चलती है, और भारत भी संस्कृत से चलता है। मैं भी, मेरा भी, हम भी, हमारे लोग भी, हम सभी, जिसमें भी शब्द का प्रयोग होता है। और पश्चिमी देशों में मैं ही रहूंगा, मेरा ही चलेगा, यहां पर मेरा ही कब्जा होना चाहिए, ऐसी बातों के कारण युद्ध हमेशा होते हैं, और इन युद्धों से दुनिया तो अशांति होती ही है। कहीं ना कहीं जो देश लड़ते हैं उनका भी विकास ही नहीं रुकता है, वहाँ संसाधन ही नष्ट नहीं होते हैं, वहाँ की मानवता समाप्त हो जाती है। और जहाँ की मानवता समाप्त हो जाती है, फिर मनुष्य और जानवर में अंतर ही क्या रह गया। मनुष्य तो एक विवेकशील प्राणी है, उसका विवेक ये कहता है जियो और जीने दो। जीने दो और जियो वाली व्यवस्था में जाएगा तो पूरी दुनिया कम पड़ जाती है, एक ही व्यक्ति के लिए कम पड़ जाती है। यह पूरी पृथ्वी एक व्यक्ति के लिए नहीं कम पड़ जाएगी। तो ऐसी भावना के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के लिए संदेश था भारत के परम पूजनीय भागवत जी की ओर से कि भाई जो आप कर रहे हो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। अशांत करके ये पेट्रोल के दाम तो जो बढ़ रहे हैं वह भयावह स्थिति है ही है पूरी दुनिया की, लेकिन सिर्फ एक संकट नहीं है। ठीक है, मैं एक लाइन में ये समझना चाहूंगा सुभाष जी, या तो पर्यावरण के लिए संकट होने जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का संकट होने जा रहा है, क्या भारत के भीतर, बहुत तरह के सवाल सुने पहले, क्या भारत के भीतर मोहन भागवत का बयान एक आम राय बनाने की कोशिश है कि मोदी या मोदी सरकार शांति स्थापित करने के लिए पहल करे? इसमें पहले 140 करोड़ जनता, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, ये एक लाइन हो जाएं, अलाइन हो जाएं, क्या ये कह रहे हैं मोहन भागवत? देखिए, संघ और संघ की का काम करने का तरीका, हाँ, वह किसी व्यक्ति, किसी के लिए नहीं होता, वह संपूर्ण समाज और संपूर्ण देश के लोगों के लिए काम करते हैं। तो जब हम व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं करते, तो यह काम तो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, उनका संदेश पूरी दुनिया के लिए। ठीक है सुभाष जी, हमने आपसे बात को समझा है, हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर अजिताभ, क्या मोहन भागवत का यह बयान हिंदुस्तान के भीतर एक अलाइनमेंट तैयार करने के लिए है कि सभी लोग पहले एक डेकोरम में आ जाएं, ताकि दुनिया के नक्शे पर अगर सरकार पहल करती है तो उसमें भारत अपनी मजबूती के साथ में जगह बना सके? और अगर यह स्थिति होती है तो क्या विदेशों से हमें उस तरीके का सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि हमने एक दौर में देखा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप भारत से कह रहे थे कि आप पुतिन से बात करिए, वो आपके अच्छे दोस्त हैं। आज जब ट्रंप खुद युद्ध में उलझे हैं तो शायद मोदी या मोदी सरकार के लिए यह एक मौका है कि वो ट्रंप के भी दोस्त हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से तो उनकी गाढ़ी दोस्ती है। तो क्या वर्ल्ड डेकोरम पर एक ऑर्डर मेंटेन होता है? शेखर जी, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और अग्रणी है। इस बात को सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, दुनिया मानती है। और विश्व मित्र का जो कंसेप्ट है, हम तो इस प्रथा में विश्वास करते हैं कि सबे भूमि गोपाल की, हर किसी के नीड्स को पूरा होना चाहिए। इसके लिए हमने अथक प्रयास शुरुआत से ही की है। अगर आप देख लीजिए
तो यूनाइटेड नेशंस के गठन के बाद से ही हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की, हमने न्यूट्रल होके विश्व को जोड़ने की बात की है, हमने वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे हमेशा से चले हैं। और आज विश्व के देश भी ये कह रहे हैं, ये सिर्फ भारत या भारत के अंदर जो हमारे जो श्रद्धेय लोग हैं सिर्फ वही नहीं कह रहे हैं, विदेशी के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जैसे अभी फिनलैंड के राष्ट्र जो प्रधानमंत्री आए हुए थे, उन्होंने भी अंडरलाइन किया, रेखांकित किया कि भारत को इसमें अपना रोल अदा करनी चाहिए। और अभी अगर आप देखिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर विश्व के कई नेताओं से लगातार टच में है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो भी लगातार हर देश के नेताओं से बात कर रहे हैं कि किसी तरह ये मामला सुलझे, क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए ही चिंताजनक नहीं है, ये पूरे विश्व समुदाय के लिए चिंताजनक है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ने के आसार हैं, तेल और गैस की जो बात है ये सिर्फ फ्यूल तक ही लिमिटेड नहीं है, ये फ्यूल से फूड क्राइसिस और इससे पूरा दुनिया का जो आप कहते हैं अंधकारमय हो जाएगा। तो यहां हर किसी को अपनी, एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक लीडर के लेवल पे हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। दुर्भाग्य से यहाँ पे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो मागा की बजाय वो माबा की ज्यादा हो रहे हैं। वहां पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक अमेरिका बैड अगेन का जो ट्रेंड है वो चलाने की बात हो रही है, अमेरिका की बदनामी हो रही है। और इसमें हर देश का, आप देखिए अभी यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई है, कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही बढ़ता रहा ये तेल का दाम, गैस का दाम, तो अगले जून तक लगभग 4.5 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो सकते हैं, भूख के कागार पे जा सकते हैं। ये एक छोटा सा डेटा आप देख लीजिए। एग्रीकल्चर, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर इंडस्ट्री पे इसकी मार पड़ रही है। फर्टिलाइजर अगर नहीं आएगा तो भारत इतना बड़ा देश है, हम अग्रणी प्रोड्यूसर हैं राइस के, टी के, वेजिटेबल्स के, यू नेम इट, वीट के, हर जगह यहाँ पे पूरी दुनिया में चीन, भारत और ब्राजील, ये तीनों फूड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर देश हैं। हर जगह अगर फर्टिलाइजर, आज चीन ने क्या किया है, वो तो चीन की चाल हमेशा होती है, वो विश्व समुदाय को सपोर्ट करने की बजाय उसने फर्टिलाइजर पे बैन लगा दिया है। 13 मिलियन जो कहते हैं उसने, जो फर्टिलाइजर का सबसे ज्यादा वो करता है एक्सपोर्ट, अभी उसने बैन लगा दिया। बताइए इससे विश्व की कितनी चैलेंजेस में, और उसने आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं दूं कि वहां पे कितनी क्राइसिस होने जा रही है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें हम सबों को मिलके इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि देश के कई सारे देश इसमें मिलजुल कर प्रयास कर भी रहे हैं। ठीक है डॉक्टर जिताब, मैं एक चीज एक लाइन में समझना चाहूंगा कि भारत के अंदर, जैसे मोहन भागवत जी ने कहा है, वो तो अपनी जगह पे है, मतलब ये कंसेंसस अंदर की बात हो गई। हम ब्रिक्स को भी चेयर कर रहे हैं, तो उस नाते से क्या ये स्थिति है कि दुनिया के कई देश, मोदी अगर इस काम की अगुवाई करते हैं तो उनके साथ में अलाइन हो जाएं, वो एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर दें? देखिए, हम ग्लोबल साउथ से लेके ब्रिक्स, यस, ब्रिक्स के हम चेयरमैन हैं और हमने कोशिश भी की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कोशिश की है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ब्रिक्स में ईरान भी है, चीन भी है और कई अन्य देश हैं। वहां पे एक मत जो कहते हैं ना, कंसेंसस, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से ईरान एक बहुत बड़ा भुक्तभोगी है। तो वो तो चाहेगा कि जितना ये वार लिंगर करे, उससे शायद उसको एक क्राइसिस, वो अपनी स्ट्रेटजी पे लेके चल रहा है कि ये युद्ध में हम एक तरफ से हॉर्मुज को ब्लॉक करें, दूसरी तरफ से तेल गैस के ठिकानों पे अटैक करें, प्राइस बढ़ेगी ऑयल की, उससे लोग आगे आएंगे, विभिन्न देश उसमें इंटरफेयर करेंगे और वार को रोकने की कोशिश करेंगे। तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। हमारी दुविधा है कि हम कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। ठीक बात है। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर जिस तरीके का असर पड़ रहा है वो तो हम देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे हमारे उद्योग धंधे हैं जिस पर असर पड़ा है, और वो कई ऐसे हैं जहां पर फिलहाल तालाबंदी की स्थिति भी आ गई है। दुनिया में जिस तरीके की स्थिति बनती जा रही है, और खास तौर से जिस तरीके से बहरीन, कतर, कुवैत, इन सब जगहों पर मिसाइलें छूटी हैं ईरान की तरफ से, तेल ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है, गैस ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है, तो अब क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था उलझ गई है
और भारत के अलावा अमेरिका जो कमाना चाहता था कि हम कब्जा करेंगे और तेल और गैस दुनिया को बेचेंगे, वो कहां तक अपनी रणनीति में कामयाब होता हुआ आपको नजर आ रहा है? शेखर जी, आपने सही शुरुआत करी अपने इंट्रो में कि दुनिया उलझ गई है और दुनिया को उलझना भी था, क्योंकि हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं कई सालों से, जो रणनीति यूरोप ने 400 साल पहले प्रारंभ की, अमेरिका ने 250 साल पहले प्रारंभ की, उसका पटाक्षेप तो होना ही था। फिर आइए ईरान और मिडिल ईस्ट की क्राइसिस का, जब चर्चा हो ही रही है मूल बिंदुओं पर, तो मैं भी उस पर थोड़ा सा कहना चाहता हूं। बिल्कुल। ईरान थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसके पास अपना एक सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, उसने इस्लाम स्वीकार किया 1400 वर्ष पहले, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत सांस्कृतिक विरासत है। बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज का क्या है, कुछ पता नहीं है। कल तक ये लोग कैसे आगे बढ़े, इनके आर्थिक गाथा कुल 50-60 वर्षों की है, और इन्होंने समझ लिया कि दुनिया मेरी मुट्ठी में। अमेरिका, यूरोप ने समझ लिया दुनिया मेरी मुट्ठी में। भारत के ऊपर कुछ 100 वर्षों का दबाव बनाने के बावजूद उन्होंने समझ लिया भारत मुट्ठी में आ गया। आज वही भारत अर्थ के रूप में, समाज के रूप में, चिंतन के रूप में दुनिया अपेक्षा कर रही है कि वो विश्व को रास्ता दिखाए। अब अगर मान लीजिए, ये मैं नहीं समझा, जैसे छोटे बच्चे खेलते समय तुमने मेरा गेम बिगाड़ा, मैं तुम्हारा गेम बिगाड़ दूंगा। मैच्योरिटी कहां है आप बताइए? सारे इंटरनेशनल एजेंसीज, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये हो वो हो, सब कहां है मुझे लगता है कुछ पता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, आज उसका राष्ट्रपति और पूरा राष्ट्र असहाय महसूस कर रहा है। 7 दिन बाद ही, युद्ध के 7 दिन बाद ही वहां के राष्ट्रपति ने कहना प्रारंभ कर दिया था, युद्ध में जल्दी खत्म कर दूंगा, एज इफ कि ये युद्ध उनके हाथ में है। देखिए, युद्ध प्रारंभ करना आपके हाथ में था, खत्म होगा नहीं होगा, कैसा होगा, कैसा स्वरूप नहीं होगा, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया उलझ गई है और कई मामलों में उलझ गई है। अब ये हम इस वाद के हैं, वो उस वाद के, उससे बहुत आगे दुनिया चली गई है। और हम बड़े राष्ट्रों की चर्चा कर रहे हैं शेखर जी, यहां पर हम उन देशों की, ग्लोबल साउथ की चिंता तो कोई कर ही नहीं रहा है। आप सोचिए, जाने दीजिए पाकिस्तान तो न इधर में है न उधर में है, श्रीलंका का क्या होगा, नेपाल का क्या होगा। इसी प्रकार से आप देखिए तो अफ्रीकन कंट्रीज का क्या होगा। हमने बहुत सहयोग किया है कोविड काल में भी, अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं भारत जो विश्वगुरु की कल्पना कर रहा है, ऐसा नहीं खाली जवानी बात कर रहा है, कोविड काल से देखिए और इस कालखंड में भी देखिए। फिर आप एक चीज और देखिए, भारत की आर्थिक रणनीति देखिए 14 के बाद, वो अपने मूल पर लौट रहा है। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम स्वदेशीकरण चाहते हैं, स्वावलंबन चाहते हैं, और उस ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, दूध में आत्मनिर्भरता, पशु के माध्यम से अब हम खेती में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना नष्ट हो चुका है, उसमें समय लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता, आप उंगली गिन लीजिए कितने राष्ट्र हैं 200 राष्ट्रों में दुनिया के जो आत्मनिर्भरता की बात कर सकते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने यही भारत का मॉडल बात करने की चर्चा की, अगले दिन वहां पर ट्रंप का जो है दबाव आ जाता है। अमेरिका भी आत्मनिर्भर नहीं है। यूरोप और अमेरिका जब तक दूसरे देशों पर अत्याचार करके कमाई नहीं करेंगे, जो इनका पुराना मॉडल है, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? वो अपना विकास दूसरे में देख रहे हैं, हम अपना विकास अपने में देख रहे हैं। अंतर समझिए। और यही अंतर है कि उनके कारण आज तेल के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से, एनर्जी केवल हम कह रहे हैं, हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डैमेज है, हमारा मतलब दुनिया का।
आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री डिस्टर्ब है, एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब है, फूड डिस्टर्ब है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। फूड की क्राइसिस तो यूरोप तक पहुंच रही है, जरा 1-2 महीना आप इंतजार करिए। मिडिल ईस्ट को तो भूल जाइए, वहां तो पानी का भी क्राइसिस है। एक और बड़ी क्राइसिस आर्थिक रूप में आ रही, लिक्विडिटी क्राइसिस। जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, आज वो अपने पैसे को यहां भेज नहीं पा रहे स्मूथली, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के, वो संकट है। तो ऐसा नहीं है, इसी प्रकार से जो छोटे छोटे कंट्रीज चल रहे, श्रीलंका कहां से चल रहा है, इसी तरह के पैसे से चल रहा है। हम तो उस पैसे से नहीं चल रहे, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान उनका है। नेपाल कहां से चल रहा है, इसी तरह के पैसे से चल रहा है। अफ्रीका कहां से चल रहा है, इसी तरह के पैसे से चल रहा है। ठीक है, अब प्रोफेसर साहब जो बात आप कह रहे हैं, मैं आगे सवाल लेता, लेकिन अब मैं यहीं पे सवाल ले लेता हूं। देखिए, दुनिया में एक समय पर करेंसी के जो एक्सचेंज है उसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें हुई। अमेरिका अपने डॉलर पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये उस युद्ध जो परिणति है वो उसी का वो है कि उसका डॉलर जैसे ही ऊपर नीचे होता है उसके आग लग जाती है। यूरो आया, ब्रिटेन निकल गया। इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जहां हम अपने रुपए में कारोबार कर रहे हैं। ये जिस तरीके की स्थिति है दुनिया में कि डॉलर वर्सेस ऑल अदर करेंसीज, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये युद्ध ज्यादा देर तक चलता है तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो आपस में ये समझौते बदल देंगे कि हम डॉलर्स में ही काम करेंगे, या अमेरिका का वो दबाव जो डॉलर को लेकर के है वो दुनिया से छूटता जाएगा? छूट ही रहा है, आज से नहीं छूट रहा है। कोविड काल में यह शुरू हो चुका है। दुनिया में सबसे पहला बैंक कहां पर कोविड के बाद जो है खत्म हुआ? अमेरिका में। फिर दूसरा कहां खत्म हुआ? अमेरिका में। तीसरा कहां खत्म हुआ? अमेरिका में। और अभी तो ये लाइन आगे बढ़नी है। मैं इसलिए नहीं कर रहा, अभी डॉलर की बात नहीं कर रहा, अभी ये मैं बताना चाह रहा हूं किस कंट्री पर सबसे ज्यादा ऋण है? अमेरिका पर। अमेरिका की हालत यह है कि वो अपने लीगल उसको छोड़ करके ऋण ले रहा है, वरना वो सैलरी नहीं दे सकता अपने स्टाफ को। कल्पना करिए अगर भारत में उसका 10% भी क्राइसिस होती तो हम लोगों की रेटिंग क्या हो जाती। ठीक है, उनकी रेटिंग नहीं हो रही, लेकिन दुनिया के देश अब संभल गए। रूस के ऊपर आपने सैंक्शन लगाया, उनका करीब $500 ट्रिलियन आप दबा के बैठ गए। तो क्या दुनिया सचेत नहीं होगी? चीन सचेत नहीं होगा, उसका भी पैसा आप दबाकर बैठने चाह रहे हैं। तमामों कंट्रीज पर आप जब इच्छा होती सैंक्शन लगा देते हैं। ये मनमानी क्यों? डॉलर की वजह से। आज अमेरिका से बड़ा विलेन दुनिया में है तो डॉलर है, और पेट्रो डॉलर जिसको कहते हैं उसे मिडिल ईस्ट में की क्राइसिस से शुरू किया था 70s में, याद करिए। वहां समझौता यही था कि हम आपको सुरक्षा देंगे और आप लेकिन जो ट्रेड करेंगे वो डॉलर में करेंगे। आज वही डॉलर उनका संकट में है, और डॉलर संकट में है, उससे ज्यादा अमेरिका की अर्थव्यवस्था संकट में है। आज ट्रंप साहब चिंता कर रहे हैं, लड़ाई की चिंता नहीं है उनको। अमेरिका कब से लड़ाई की चिंता करने लगा है? उनका तो हथियार बिकता है। चिंता है उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि महंगाई, सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम कहां बढ़े? अमेरिका में बढ़े करीब 25%। चर्चा में आना चाहिए। ठीक है, यानी अमेरिका की जो स्थिति है वो अपनी स्थिति से ही बौखलाया हुआ है, और दुनिया के देश इस चीज को भुगतने की स्थिति में आ गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर अजिताभ कि इस विषय को इसलिए मैं लेकर के आ रहा हूं कि एक 19 कॉलोनी से शुरू हुआ अमेरिका का विस्तार, किसी जमीन को उसने खरीद लिया, किसी देश को खरीद लिया। आज वेनेजुएला की स्थिति तो अभी कुछ दिन पहले की ही है। एक दौर था यही ग्लोबलाइजेशन का, जब पैरामीटर आगे बढ़ा, मिखाइल गोर्बाचोव ने यूएसएसआर में सिर्फ एक खिड़की खोली थी और उड़ गया उसमें पूरा यूएसएसआर। लेकिन वहां से पुतिन और अन्य राष्ट्राध्यक्ष जो बचे हुए रूस को लेकर के आगे बढ़े, और खासतौर से पुतिन वो एक नई ऊंचाई पर ले जाकर के आज उसको एक पोल फिर से बनाने में कामयाब होते हैं।
तो क्या आपको लगता है कि जो एक समय पर यूएसएसआर के साथ में हुआ, आज अमेरिका उसी जगह पर पहुंच चुका है और डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अमेरिका के मिखाइल गोर्बाचोव बन चुके हैं? यह अलग बात है कि वहां एक पॉलिसी लागू करने की वजह से स्थिति बिगड़ी थी और यहां अपनी पॉलिसी बनाई जो थी उसकी वजह से यह स्थिति बनी है। देखिए शेखर जी, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि जो यूएसएसआर की स्थिति थी वो बहुत ही जटिल थी और गोर्बाचोव ने जो पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई थी उसका खामियाजा यूएसएसआर को भुगतना पड़ा था और विघटन भी हुआ। अमेरिका में अभी कम से कम अगर देखा जाए तो चूंकि अर्थव्यवस्था के अराउंड ही सारे विघटन और हर चीज अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है। अगर पेट भरा होता है किसी इंसान का तो वो फिर दूसरी चीज खास करके विघटनकारी चीजें नहीं सोचता है। अमेरिका के साथ चूंकि वो अभी सबसे समेट के मैं कहूंगा, चाहे वो आप हथियारों से कमाई कह लीजिए, खाद्यान्नों से कह लीजिए, पेट्रोल डॉलर कह लीजिए, हर जगह से वो कमाई कर रहा है। इवन एआई जैसे नई टेक्नोलॉजी का भी फायदा उसको हो रहा है। और अगर आप देखेंगे स्पेस की रेस में, ये चांद और सूरज की जो रेस है और मंगल का ग्रह पे जाने की जो रेस है, इसके पीछे भी इकोनॉमी ही है। चूंकि अमेरिका बहुत आगे जा चुका है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में, तो इसलिए उसके पास अभी वैसी क्राइसिस नहीं हुई है। निश्चित रूप से ट्रंप एक डिवाइडिंग पर्सन है। मुझे लगता है कि उन्होंने अमेरिका के अंदर ही एक दरार सी खड़ी कर दी है, जिसमें जो वहां की मेन दोनों पार्टी है, चाहे रिपब्लिकन। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप की रेटिंग, अगर आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग सिर्फ 40%, 39% ही लोग अप्रूव कर रहे हैं ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी को। उनके वार के डॉक्ट्राइन को सिर्फ 30% लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो निश्चित रूप से अमेरिकन सोसाइटी इज डिवाइडेड और वहां पे लोगों के बीच आक्रोश भी है। और हो सकता है कि जो मिड टर्म इलेक्शन अभी नवंबर में अमेरिका में होने वाला है उसमें ये रिजल्ट दिखेगा और इसका खामियाजा, क्योंकि अभी आप देख लीजिए उनके डायरेक्टर अभी इंटेलिजेंस के, उनके एक बड़े काउंटर टेररिज्म के जो ऑफिसर थे, उन्होंने रिजाइन किया और ट्रंप को ब्लेम किया है अर्थव्यवस्था पे भी और वार पे भी। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ट्रंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार। कंट्राडिक्शन वहां के नेताओं में भी है। जो तुलसी गबार्ड वहां की इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि ट्रंप के मतलब जो पॉलिसी है, इजराइल की पॉलिसी अलग है, ट्रंप की अलग है। तो ना तो जो उनके अपने थे, मेरा मानना है कि ट्रंप का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। आप देख लीजिए कि अपने जो उनके सो कॉल्ड मित्र देश थे, मित्र राष्ट्र थे, वो भी उनकी तरफ नेटो और आप यूरोप के हर देश को उठा, कोई भी उनके कॉल पे नहीं आया है। न उनके इंटरनल लीडर्स उनके साथ हैं, न उनके इवन उनके वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के बयान भी अलग अलग आते हैं। मित्र देशों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। अमेरिका की नीति ही न कहीं अमेरिका को ले डूबे, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मैंने सवाल में भी इसीलिए रखा था कि जो नीति इन्होंने बनाई थी आज वही इनके ऊपर घूम करके भारी पड़ रही है, जिसको आपने भी अपने बात से विस्तार दिया है। अब मैं सुभाष ओझा जी आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप आरएसएस के विचारक हैं, आप इस देश के थिंक टैंक हैं, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे के आप वो सूत्र हैं जिससे हमारे देश की न सिर्फ सियासत बल्कि सामाजिक संरचना का भी निर्माण और ध्वंस समय समय पर होता रहता है। अपनी अपनी तरह से लोग उस चीज का विश्लेषण करते हैं। मैं आपसे अब ये जो पूरा युद्ध चल रहा है, इसमें जो बात मोहन भागवत जी ने कही है उस चीज को केंद्र में रख करके और राजनीति का सवाल लेता हूं, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई भी सरकार की तरफ से एक्ट होगा तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो दुनिया पर पड़ेगा वो अपनी जगह है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको वोट ही लेना है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को। और चूंकि वो आप में मतलब आपके सामने दंडवत हैं, इसलिए मैं आपसे यह सवाल ले लेता हूं, चूंकि राजनीति भी आप बेहतर समझते हैं। अपने देश में अगर मोदी सरकार अगुवाई करती है इस युद्ध को रोकने की, तो निश्चित रूप से दुनिया के कई देश उसके समर्थन में आ सकते हैं, उसके साथ में अलाइन हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी ध्यान रखना होगा
कि हमारे देश में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो हिंदू और मुसलमान के बीच में बटी हुई है। खासतौर से हिंदुआना वोट बैंक जिस तरीके से एक हुआ है, उसने विपक्ष के पेशानी पर बल डाल दिए हैं कि आखिर हिंदुओं को विभाजित किस तरीके से किया जाए। वो अपनी तरह से विभाजित करने की कोशिश कर रहा है, कितना होंगे नहीं होंगे वो अपनी जगह है, लेकिन उसका भरोसा यह है विपक्ष का कि मुसलमान हमारे साथ में इंटैक्ट है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। अगर इस युद्ध को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार आगे आती है तो केवल ईसाई देश ही नहीं, दुनिया के देश ही नहीं, बल्कि मुसलमानों में भी एक संदेश जाएगा, और खास तौर से वो शिया कम्युनिटी जिसका प्रतिनिधित्व है ईरान दुनिया में। तो क्या ये मुस्लिम वोट बैंक भी किसी जगह पर डेविएट हो सकता है, और उस लिहाज से हमारे देश की आंतरिक राजनीति सबसे पहले और सबसे ज्यादा ज्वलनशील हो जाएगी, जितना किसी मिसाइल के गिरने पर ये तेल के कुएं और गैस के टैंकर नहीं जलते, उससे ज्यादा तेज यहां पर राजनीतिक आग लगेगी। क्या ये आप महसूस कर पा रहे हैं? शेखर जी, आपका सवाल काफी डिप्लोमेटिक है, लेकिन मैं चूंकि संघ की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हूं और राष्ट्र को हमारे लिए सर्वोपरि है, किसी के लिए वोट सर्वोपरि होगा, लेकिन हमारी विचारधारा को मानने वाली पार्टियां भी राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानती हैं। मोदी जी ने भी भारत के प्रधानमंत्री के नाते भी और इस देश के एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक बड़े कार्यकर्ता के नाते भी उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि मैं 140 करोड़ देशवासियों के लिए कार्य करता हूं, सोता हूं, जागता हूं, बैठता हूं, उठता हूं, किसी भी समय सिर्फ और सिर्फ एक बात ही की चिंता करता हूं कि 140 करोड़ देशवासियों का हर तरीके से विकास कैसे हो। उस विकास में आने वाली किसी भी बाधा को रोकने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और उसमें किसी भी तरह की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसका उन्होंने कई बार प्रमाण भी दिया है। पूरी दुनिया के देशों में वह जाकर इस बात को बताकर आए भी कि यह देश वह देश नहीं रहा जो 1947 में लोग छोड़कर गए थे। यह देश वह देश भी नहीं है जिसको लोग सांप दिखाने वाले और जादू दिखाने वालों का देश माना जाता था, क्योंकि देश पूरी दुनिया में जब भारत की बात रखी गई, भारत का इतिहास रखा गया कि हम जीरो को देने वाले लोग हैं, वहां से लेकर आज तक हमने जब भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात ही नहीं की, हमने पूरी दुनिया को यह बताया कि शांति ही एक ऐसा मार्ग है, धर्म ही एक ऐसा है जो धारते धर्मा, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और धर्म क्या है? जहां पर आप दूसरे का उतना हस्तक्षेप ना करें जहां से दूसरे को पीड़ा हो। भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। भारत तो इन बातों पर विश्वास करता है और काम भी करता है, और इसीलिए शायद अमेरिका के राष्ट्रपति को एक बात कहनी पड़ती है कि भारत इस तरह की पहल कर सकता है। ऐसा वो पीछे भी बात कर चुके हैं। ऐसा लोगों को इसलिए भरोसा होता है कि भारत शांति के मार्ग पर है। भारत पूरी दुनिया को इसीलिए विश्व गुरु की बात आती है जब भी पूरी दुनिया में किसी धर्म के बारे में जानने की समझ होती है कि भारत में ऐसा क्या है जो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा क्यों रहा है? उसका कारण ही यही रहा है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी आरोग्य हों, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, ऐसी हमारी कल्पना ही नहीं है, ऐसा हमारा जीवन पद्धति है। ठीक है सुभाष जी, आपने जो बात कही है उससे अंदाजा ये लग गया है। इस तरह के विषय को रखा है तो निश्चित रूप से जब भारत के प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में उन पहल की बात करेंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आएंगे, और ऐसा दुनिया ठीक है। दुनिया भी जो बात आपने कही है, हमने उस बात को पकड़ा है। हम इस वार्ता को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, समय हमारे पास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, चूंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं और जिस तरीके से पीढ़ियों को भी आप तैयार करते आए हैं, एक बहुत अच्छा आपका पूरा रिसर्च बेस और
एक डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन रहा है हर लेक्चर में भी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति आर्थिक स्थिति से परेशान होता है, आर्थिक तंगी में घिर जाता है, जैसे अमेरिका इस समय घिरा है, तो आम तौर पर टेंडेंसी होती है कि वो दो तरीके के काम करता है। या तो वो फ्रस्ट्रेट इतना हो जाता है कि सुसाइड कर लेता है, और या फिर वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां सब कुछ तबाह करने पे आमादा हो जाता है कि हमारा नहीं, हम अब कुछ नहीं, हम आग लगा देंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उस स्टेज में है कि जापान के प्रधानमंत्री के साथ में वो पर्ल हार्बर का जिक्र कर रहे हैं एक सवाल के जवाब में? क्या अमेरिका वास्तव में, अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में है कि वो ऐसा पागलपन दोबारा कर सकता है दुनिया के सामने? अनम्यूट कर दीजिए। शेखर जी, खाली अमेरिका ही नहीं, ये क्राइसिस यूरोपीय देशों की भी। मैं इसलिए उनको बीच बीच में ला रहा हूं क्योंकि आज इनके बीच नहीं बन रही है। उसका कारण कोई वैचारिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वैचारिक रूप से ये सब एक है। आप अगर देखना चाहें, याद करिए, मुझे लगता है 14 फरवरी का अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो का म्यूनिच में एक लेक्चर है, डिफेंस पर उन्होंने लेक्चर दिया था। वो लेक्चर मैं आपको भेजूंगा, आप जरूर पढ़िएगा। आंखें खुल जाएंगी कि वो किस उपनिवेशवाद की चर्चा कर रहे हैं। यूरोपीय देश सब उसको हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो वैचारिक रूप से तो सब एक है, लेकिन इस तरह के लोग क्राइसिस में साथ नहीं होते, फायदे में साथ होते हैं, क्राइसिस में नहीं होते। हाँ, अपने यहाँ कहावत कही भी आती है ना, मतलब ही यार किसके खाए पिए किसके, तो वही है ये। मतलब डीकपलिंग हो गई है इनकी। तो ये पहला चीज होता है अमेरिका का आइसोलेशन डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होना। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ तो हमेशा से इनका डीकपलिंग रहा है, कभी ये जुड़े नहीं है, उनका हमेशा शोषण किया है। जैसे एक चर्चा आपने डॉलर के रूप में करी, हमारे यहां या अभी उन्होंने टैरिफ के रूप में करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सरकार दूसरे टाइप की है, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। अब यहां पर आकर के वो क्या बोलते हैं, उनके उप विदेश मंत्री, अभी रायसीना हिल्स पर जब डिस्कशन हुआ जिसमें जयशंकर जी ने कहा कि हमको विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, उसी में वहां के उप विदेश मंत्री क्या कहते हैं, हमने चीन को विकसित होने दिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है अमेरिका की, अब ये गलती दोबारा नहीं हुई। इशारा भारत की तरफ था। ऐसा राष्ट्र जो अकेले रहना चाहता है, फॉरेन ट्रेड भी करना चाहता है, लोगों से रिसोर्सेज भी लेना चाहता है, उनका लेबर भी लेना चाहता है, अपना माल भी बेचना चाहता है, कैसे संभव है आप बताइए? व्यापार के लिए आवश्यक है कि आपके बराबर का हो। आप मान लीजिए ज्वेलरी की शॉप पर हैं, वहां बीड़ी पीने वाला जेब में पैसा ना हो, आ जाए आपकी शॉप पे खरीद पाएगा? आप भी तो चाहेंगे वहां पर आए। इस तरह का जो विश्व में वो देख रहे हैं, ये उनकी वैचारिक संकट है। फिर अपने क्राइसिस के लिए मैंने जैसे पहले कहा, उनकी इकोनॉमी गिर रही है, अपनी इकोनॉमी को अंदर से नहीं संभालना चाह रहे, वो दूसरों का संसाधन लूट करके, यही काम जो उपनिवेशवाद के दौर में किया था यूरोप के कंट्रीज ने और अमेरिका ने, वही आज फिर से करना चाह रहे हैं। इराक में वो सफल रहे और वहां से ईरान सफल अपने को चेत गया कि हमारे साथ भी कल को होगा, क्योंकि वो बड़ा खलीफा, तो उसने भी अपनी चालें चली। तो उसके सामने केवल आप देखिए, मिडिल ईस्ट में एक ईरान के पास ही तो है आर्मी, मिलिट्री। सद्दाम हुसैन के पास था, उनको तबाह कर दिया, बाकी किसी के पास है ही नहीं। दे कैन नॉट अफोर्ड आर्मी। वो उनका जो है रखवाला बना हुआ था अमेरिका। अब क्या हुआ? यानी कि देखिए, आपको अब मजबूत होने के लिए आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से आपकी क्रेडिबिलिटी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा उनका धन घट गया, मैं ये कहूंगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी तेजी से गिर रही है। ये ट्रंप की क्रेडिबिलिटी मत समझिएगा शेखर जी, ये गलती मत करिए आप लोग कि इसको ट्रंप तक सीमित करिए। ये क्रेडिबिलिटी अमेरिका की है। क्या वहां के पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया इनको? नहीं किया। क्या इराक युद्ध जब हुआ था, किसने युद्ध किया था? क्या ट्रंप तो नहीं थे वहां पर? वियतनाम पर किया था तो किसने किया था? अमेरिका ने नहीं किया था। वेनेजुएला का आज राष्ट्रपति उठा करके ले आए ट्रंप, लेकिन वेनेजुएला का बर्बाद किसने किया था?
ट्रंप नहीं थे, अमेरिका था। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, जब लोग ट्रंप की ओर बढ़ते हैं, पर्सनलाइज होते हैं, मत करिए पर्सनलाइज, अमेरिका को करने दीजिए पर्सनलाइज। आप अमेरिका को पहचानिए और उसकी हिस्ट्री को देखिए, ज्यादा नहीं, केवल 50 साल की हिस्ट्री ट्रेस कर लीजिए, तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की फंक्शनिंग जब आती है, दोनों के फंक्शनिंग में कोई अंतर नहीं है। जब फॉरेन अफेयर्स होता है या आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वहां पर वो एक है। तो इसलिए उनके यहां मैं अब कह सकता हूं कंक्लूजन में इन बातों का, कि अमेरिका की इकोनॉमी जिस तेजी से गिर रही है, उसके कई गुना तेजी से अमेरिका का एकाकीपन बढ़ रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी घट रही है, जो अमेरिका के भविष्य के लिए उत्तम नहीं। ठीक है डॉक्टर अजिताभ, एक बाहुबली एक वक्त के बाद कमजोर होता है और ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो उससे त्रस्त होते हैं वो उस पर पलट करके और अटैक कर देते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आज जापान जैसे देश के साथ में भी जिस तरीके का बयान दे करके ट्रंप ने जापान को असहज किया है, पर्ल हार्बर की याद दिला करके, और दुनिया को भी अपनी तरह से, या आप जैसा मनोज जी कह रहे हैं कि आप अमेरिका की ही नीति को अगर पूरा मान लें यूनिवर्सली, तो उसमें यह पता चलता है कि एक सनकी देश है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो क्या दुनिया के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और अमेरिका को लेकर के उनकी राय पूरी तरीके से बदल जाए और अमेरिका घुटनों पर आ जाए, ऐसी स्थिति क्या बन सकती है दुनिया के सामने? देखिए शेखर जी, ये 200 साल पहले चले जाइए, अंग्रेज आए भारत में और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। अमेरिका आज वही कर रहा है। सारे देशों को, चाहे यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे कह लीजिए या विभिन्न ग्रुपों में, नेटो वगैरह का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, हर जगह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाता है। किसी को टैरिफ के नाम पे, किसी को इकोनॉमी के नाम पे, किसी को किसी अन्य पॉलिसी के नाम पे, और नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो भी अपनाने, जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद। अमेरिका सारे पॉलिसीज को, बिल्कुल प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना के, और पिछले आप देख लीजिए पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में आप देखिए, सिर्फ एक बार परमाणु बम का जो यूज किया अमेरिका ने ही किया है। अमेरिका तो जब से उसकी जेनेसिस से आप उठा के देख लीजिए, वो रंग भेद की नीति कहता है, डेमोक्रेसी की बात करता है। आज तक डेमोक्रेसी का सबसे अगर किसी ने मिसयूज किया है तो वो अमेरिका है। रिलीजन की बात करता है, सबसे ज्यादा रिलीजन के नाम पे डिवाइड अगर किसी ने किया है तो अमेरिका है। हर फील्ड में आप जाइए तो अमेरिका की नीति बहुत ही पूरे वर्ल्ड में, और दुर्भाग्य से वर्ल्ड के जो देश हैं वो एक तरफ अमेरिका के से त्रस्त तो हैं, लेकिन उनके पास ऐसी क्षमता नहीं है, चाहे आप उसको सामरिक कह लीजिए, आर्थिक कह लीजिए, पॉलिटिकल विल पावर की भी कमी है, मैं ये भी कहूंगा। इसकी वजह से वो अमेरिका के अगेंस्ट में उस तरह का एक कोई, जैसे नैम का अगर आप कहें, नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात हुई थी, 112 देश उसके साथ थे, कहां आज उसका क्या हस्र है? संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या अभी हस्र है? तो अमेरिका ने तो ऐसे जितने भी संगठन उसके अगेंस्ट में, उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट में खड़े होने की कोशिश की, अमेरिका ने किसी को नहीं चलने दिया, और वहां पे डिवाइड एंड रूल वाली नीति हमेशा से उसकी अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल रही है। हाल फिलहाल मुझे नहीं दिखता ऐसा होगा, बट वक्त बदलते देर नहीं लगता, हो सकता है अमेरिका को भी यूएसएसआर वाली नीति या जो कहते हैं परिणाम देखना पड़ सकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर मनोज जी, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ऐसी स्थिति है जिसमें कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मतलब अपने यहां का है, लेकिन अर्थव्यवस्था में अगर हम इसको देखें तो हर देश अपनी अपनी तरह से देखता है, अपने देश को प्राथमिकता देता है, खासतौर से यूरोपियन और अमेरिकी। प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने कहा है कि मैं अपने देश के हित में जो फैसला होगा उसको लूंगा, दुनिया की आंख में आंख डाल करके बात करूंगा। उस लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था, आपको क्या लगता है कि ऐसे में
इस आपदा में मोदी जी के सामने क्या अवसर है या भारत सरकार के सामने क्या अवसर है? भारत तो हमेशा से आपदा में भी अवसर तलाशता है और प्रधानमंत्री जी ने इसको साबित किया कोविड कालखंड में। आप देखिए, नहीं, आज इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि दुनिया आज का मैं बताता हूं। आज के दिन आप देखिए, विश्व का कौन सा ऐसा नेता है मोदी जी के अलावा जो दुनिया के सभी लीडर से बात करता है और उनके लीडर सम्मान से बात करके सुनते भी हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं और जितना संभव है उसको लागू करने का भी प्रयास करते हैं। छोड़ दीजिए कि ईरान ने हमारे कई शिप्स को, वेसल्स को छोड़ा है, वो पर्सनल हो गया, ईरान टू इंडिया हो गया, मैं ग्लोबल लेवल पर बात कर रहा हूं। और कितने लीडर्स हैं दुनिया के जो उन्होंने और लीडर से बात किया अक्रॉस द सेगमेंट, आप इस रूप में देख लीजिए। और कितने लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर बात किया है और अपना स्वार्थ छोड़ करके बात किया। कोविड काल इससे मैं ला रहा हूं कि वैक्सीन की चर्चा मैं हर बार जरूर करता हूं इस तरह की चर्चा में। अमेरिका का वैक्सीन 40% हो गया, आज तक वहां चर्चा नहीं हुई। हमारे वैक्सीन को उन्होंने जब लैटिन अमेरिका में हमने भेजा था तो वहां डील कैंसिल कराई थी अपोजिशन को उकसा करके। हमारी वैक्सीन आज भी 85% पर है और उनका फाइजर 40% के कितना नीचे गया, 3 साल पहले से डिस्कशन बंद है तो बंद है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो दुनिया को बेवकूफ बनाकर काम कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री, जहां तक बात है, मैंने कहा ना कि हम स्वावलंबी रहे हैं हमेशा से, उस ओर हम फिर से जागृत हुए हैं। बीच में हम भूल गए थे, जाने दीजिए, लंबी चर्चा है जी। हम स्वदेशी के माध्यम से, रणनीति क्या है, स्वावलंबन के लिए स्वदेशी, और स्वदेशी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एमएसएमई को हम बढ़ा रहे हैं, रूरल इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कम कर रहे हैं, क्या है, आज मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अजिताभ, आप जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि दुनिया अमेरिका का पागलपन, या कह दीजिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके शासनकाल में अमेरिका का पागलपन जिस तरीके से देख रही है, भुगत रही है, वो कितनी देर तक इसको सहन करेगी, ये अब बड़ा सवाल हो गया है। बिलबिला रहा है अमेरिका, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं रह गई है। ये वही शख्सियत है जो कुछ दिन पहले नोबेल का शांति पुरस्कार चाहती थी, भारत का और पाकिस्तान का युद्ध दिखा करके, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था कि हमने परमाणु युद्ध रुकवा दिया है, हमें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। आज पलट करके जापान पर जिसने परमाणु बम से हमला किया था, दुनिया का जो सबसे क्रूअल इंसिडेंट था, वही रिपीटिशन डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से जापान के प्रधानमंत्री के सामने ही सुनाई देता है एक सवाल के जवाब में। इस लिहाज से यह समझा जा सकता है कि जब जेब में माल नहीं होता है, आर्थिक तंगी होती है, तो किस तरीके का पागलपन किसी राष्ट्राध्यक्ष पर या किसी देश पर भी सवार हो सकता है। लूट मार, लूट खसोट, जब कहीं क्राइसिस होती है, कोई आपदा आती है, तो हमने देखा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पर खाने पीने की चीजों की लूट मच जाती है, लोग एक दूसरे के कत्लेआम में लग जाते हैं। ये अमेरिका है, ये दुनिया में जाकर के कत्लेआम कर रहा है, कर लूट खसोट ही रहा है। इसमें और पाकिस्तान के ज्यादा अंतर नहीं है। इसके पास जो बम पटाखे हैं वो छोड़ता है, वहां वो छोड़ रहा है। अब ऐसे में भारत की जो स्थिति है, चूंकि एक इशारा हो गया है संघ प्रमुख की तरफ से, लिहाजा अब सरकार आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रही है कि किस तरीके से इस पूरे युद्ध को हम रोक सकते हैं, रुकवा सकते हैं, या विश्व गुरु बनने की जो हमने कसम खाई है उसमें अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2 ही स्तरों पर भारत की सरकार को चुनौतियां मिलने वाली हैं। पहली ये कि क्या 140 करोड़ लोग एक डेकोरम में आएंगे, वो ये कहेंगे कि हां नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़िए, भारत को आगे बढ़ाइए और इस युद्ध को रुकवाइए, क्योंकि ये पूरी क्राइसिस दुनिया में जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें हमें दुनिया को एक संदेश देने की जरूरत है। दूसरा जो बड़ी चुनौती होगी इस पूरे एपिसोड में भारत सरकार के सामने, वो होगी यहां के विपक्ष की, क्योंकि जैसे ही ईरान या मुस्लिम कंट्रीज भी इससे प्रभावित होंगे इस शांति की पहल से, वो भी अपने हमले रोकेंगे, उधर अमेरिका और इजराइल रोकेंगे। तो ऐसे में क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग करके उसको वोट तो नहीं दे देगा, क्योंकि
कोई रहनुमा कहता है खामनेई को, तो उस लिहाज से विपक्ष इस पूरे मामले में कितना भारत सरकार के साथ में खड़ा होगा, यह अपने आप में सवाल है। आपदा में अवसर दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन उस अवसर में विश्व का कल्याण हो, यह नियत सिर्फ भारत की ही हो सकती है। नमस्कार। I'm alive. I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Oh my God! Get cover! Get everywhere! Move! Get down! Close! America, death to Israel, and it delivers death to its own people. Leadership is gone. Their leaders are gone. They pick new leaders, they're gone. They pick new leaders, they're gone.